My dollars make it hurt. Hey everyone, so this is Nehi Jain. Good to see you all back here, and today we're gonna do some practice, NCERT level practice of the chapter Sequence and Series, जिसका हमने एक complete theoretical video last देखा था. उसमें हमने practice नहीं करी थी, कुछ examples ज़रूर मैंने बता दिए थे, पर practice नहीं हो पाई थी, and practice would make your topic stronger. So here is another video जिसमें पूरी NCERT के जो प्रोफाइल्स हैं वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे और हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. सो दिस इज़ अ प्योरली प्रैक्टिस वीडियो, सो डोंट मिस ऑन दिस वीडियो. एंड बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो, प्लीज़ follow the Parle account on Instagram and join our Telegram group with the link given in the description below. And for the best material, for the test series, for the DPPs, do visit our site, which is www.parle.in. And if you're enjoying the sessions we are having here, if you're finding it productive and if you're finding it knowledgeable, अगर आपको मेरी जो strategy videos होती हैं उससे कुछ सीखने को मिलता है या यहाँ के questions आपको अच्छे से समझ आते हैं, so do appreciate our efforts by hitting the like button and the bell icon, which is for the notifications, and you won't miss on any updates which we have for you all. So please do subscribe also and share it with your fellow peers. Now let's get started with sequences and series. So in the chapter sequences and series, यहाँ पे हमने जो पहला टॉपिक देखा था वो था सीक्वेंस. उसके ऊपर एक एक्सरसाइज दी हुई है, फिर एपी के ऊपर एक एक्सरसाइज है, जीपी के ऊपर एक एक्सरसाइज है और स्पेशल सीरीज के ऊपर एक एक्सरसाइज है. तो 4 एक्सरसाइज में ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है. द मिसलेनियस वन इज ऑफ कोर्स द बोनस एक्सरसाइज. तो यहाँ पे मैं भी हर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो नहीं लूँगी ऑफ कोर्स, क्योंकि फिर आप की प्रैक्टिस कैसे हो पाएगी. मतलब आई वांट टू गिव यू न्यू कंटेंट. मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस यूज़ करके आपका क्वेश्चंस लिमिटेड नहीं करवा देना चाहती हूँ. वो आपकी खुद की प्रैक्टिस है, वो आपका होमवर्क है और आप उसे करेंगे. आज के लेक्चर के बाद पूरी एनसीईआरटी आप कंप्लीट कर सकते हैं. सो हियर आई हैव ब्रॉट अनदर क्वेश्चंस ऑफ द सेम लेवल, ऑफ द सेम प्रोफाइल एंड ऑफ द सेम टाइप, जो सारी एक्सरसाइज में कवर्ड है, और हम उसी ऑर्डर में क्वेश्चंस देखेंगे जैसे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के ऑर्डर में दिए हुए हैं. सो व्हाट टॉपिक्स आर वी गोना कवर टुडे? सीक्वेंस, एपी, जीपी एंड स्पेशल सीरीज. स्पेशल सीरीज को एजीपी भी कहा जाता है, विच इज अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक progressions. AP, GP makes AGP, which is the special series. Okay, so this was something extra. Let's get started with the first question we have for today. It says, find the first 5 terms of the sequence whose nth term is n-1 upon n plus 1. तो ठीक है, ये हमको nth टर्म दे रखी है. इससे हम बना सकते हैं कि a1 कितना होगा, n की जगह पे आप 1 रख दो तो वो होगा 0/2, मतलब 0. फिर n की जगह पे आप 2 रख दो तो 1/3. फिर n की जगह पे आप 3 रख दो तो कितना होगा 2/4, विच इज़ 1/2. फिर n की जगह पे आप 4 रख दो, विच इज़ 3/5. n की जगह पे आप 5 रख दो, which is 4/6, which is 2/3. So what is this sequence? It is 0, 1/3, 1/2, 3/5, 2/3. So this is my answer. और इस टाइप के क्वेश्चन आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे. और एक वेराइटी ऑफ क्वेश्चन जो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में देखने को मिलेगा वो है ये, फाइंड द 8th टर्म ऑफ द सीक्वेंस whose nth टर्म इज -1 to the power n into n². तो हमारा nth टर्म इस टाइप का है, मतलब कोई जनरल टर्म इस टाइप का है. इसका मतलब 8th टर्म के लिए हमको n क्या रखना है, हमको n = 8 पुट करना है इसमें. तो n = 8 पुट करते से -1 की पावर 8 × 8 का स्क्वायर ये मिला हमें. अब -1 की पावर 8 कितना होगा, +1, और 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64. तो अगर मैं बात करूं कि 8th टर्म मेरा क्या है, तो मेरा आंसर आ जाएगा 64. अब समझिए पूछा जाता 7th टर्म, तो मेरा 7th टर्म क्या होता, -1 की पावर 7 × 49. अब -1 की पावर 7 तो -1 होगा. इसका मतलब मेरे जो ऑड टर्म्स होंगे वो नेगेटिव होंगे और मेरे जो इवन टर्म्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे. तो ये वाली सीरीज दिखेगी कुछ इस तरीके से, -1
इंटू 4 इंटू -9 इंटू 16 इंटू सॉरी व्हाट एम आई सेइंग, कॉमा, मतलब मैं सीक्वेंस की बात कर रही हूँ, -25 प्लस 36 -49 प्लस 64 माइनस क्या आता है 49 64 45 5 सा 6 6 सा 7 7 सा 8 8 सा 9 9 सा, हाँ, -81 100। सो ये सीक्वेंस कुछ इस तरीके की दिखेगी, ठीक है। तो हमें बस एक जनरल टर्म दिया गया था विच इज़ -1 की पावर n इंटू n स्क्वायर। तो अगर आपको सीक्वेंस दी गई हो ना, तो इसका जनरल टर्म में -1 की पावर r इंटू आर स्क्वायर, या फिर इसका लास्ट टर्म में -1 की पावर n इंटू n स्क्वायर, ये लिख सकूं, इतना खुद सोचते हमें बनना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये AP नहीं दिख रही है और जितना हम अब सीख चुके हैं ये GP भी नहीं दिख रही है। तो ये क्या है, ये कैसे हुआ, या फिर ये कौन सी सीरीज़ है? ऑफ कोर्स ये एक स्पेशल सीरीज़ है, बट इसका जनरल टर्म कैसे आया, वो सब अब आपको खुद कंक्लूड करते आना चाहिए, खुद डिराइव करते आना चाहिए। सो विद दिस जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका कंटेंट पूरा हो जाता है। दिस इज़ व्हाट इट इज़। फर्स्ट एक्सरसाइज पे बस इतना ही दिया गया है। अब हम जो हमारा AP वाला सेक्शन है उस पर जंप कर सकते हैं, विच वॉज आर सेकेंड एक्सरसाइज। तो सेकेंड एक्सरसाइज में AP कि हमको क्या क्या चीज़ें पता हैं। हमें ये पता है कि AP का फर्स्ट टर्म A होता है, AP का कॉमन डिफरेंस D होता है, नंबर ऑफ टर्म्स N होते हैं। तो कोई भी जनरल टर्म होता है AN, मतलब जनरल टर्म इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D, मतलब कॉमन डिफरेंस। तो ये हो गया हमारा जनरल टर्म। और सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, n/2 इंटू 2A प्लस n-1 D, या फिर n/2 इंटू A प्लस L, वेयर L इज द लास्ट टर्म। ये सब तो हम पहले ही सीख चुके थे। और AP की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे अब आप सब टर्म्स में कुछ ऐड कर देते हो, सब टर्म्स में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर देते हो, सब सारे के सारे टर्म्स में कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई कर देते हो, या किसी नॉन ज़ीरो नंबर से उसे डिवाइड कर देते हो, तो वो जो रिजल्टेंट सीक्वेंस मिलेगी वो भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही होगी। ये है हमारी AP की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हम पहले से जानते थे। सो देयर वाज नथिंग न्यू हियर एक्सेप्ट द फैक्ट ऑफ एक्सेप्ट द टॉपिक ऑफ अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन हमने एक नया टॉपिक पढ़ा था, एंड अरिथमेटिक मीन इज नथिंग बट दो नंबर्स के बीच में हम अपने मन के नंबर्स, मतलब अपने मन के नंबर ऑफ नंबर्स डाल सकते हैं, जिससे रिजल्टेंट सीरीज AP बन जाएगी। तो अगर मुझे बस ये दिया गया है कि एक नंबर 10 है, एक नंबर 20 है, और बोला गया है कि 10 नंबर की AP बना के हमको दे दो, फर्स्ट टर्म ये, लास्ट टर्म ये, तो तुम 8 अरिथमेटिक मीन डाल दोगे उसके बीच में, और 10 टर्म्स की हमें AP मिल जाएगी। तो दिस इज हाउ द कंसेप्ट ऑफ अरिथमेटिक मीन वर्क्स। अरिथमेटिक मीन के लिए हमने कॉमन डिफरेंस क्या होता है वो समझ लिया था, और अरिथमेटिक मीन के लिए हमारा कॉमन डिफरेंस होता है B माइनस A, मतलब लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। जो भी हमें गिवन नंबर्स हैं उसमें जो फर्स्ट वाला गिवन है और जो लास्ट वाला गिवन है उसको यूज़ करके मैंने लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किया, और अपॉन n+1। अब n क्या है इधर, अगर मुझे बोला जाए कि दो नंबर्स के बीच में 5 अरिथमेटिक मीन चाहिए, तो मेरा n 5 होगा, इसलिए n+1 6 होगा। और अगर मुझे बोला जाए कि एक अरिथमेटिक मीन बताओ इन दोनों का, तो मैं डायरेक्टली a + b/2 कर दूंगी। दैट इज व्हाट अरिथमेटिक मीन इज। ये तो हमने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा था, एवरेज यही तो होता है, एवरेज इज नथिंग बट अरिथमेटिक मीन। और अगर मुझे ये कहा जाए कि 6 अरिथमेटिक मीन है इन दोनों के बीच में, और मुझे 5वां वाला अरिथमेटिक मीन बताओ, तो आपको अब कॉमन डिफरेंस पता है। अब वो कॉमन डिफरेंस आपको काय के लिए पता है, A1 से लेके A6 तक के लिए पता है, लेकिन हमारी AP तो स्मॉल a, देन A1 A2 A3 A4 A5 A6 एंड देन स्मॉल b, ये है हमारी पूरी AP। तो अगर हम 6 अरिथमेटिक मीन ले रहे हैं तो पूरी AP में टोटल तो 8 टर्म्स हो जाएंगे ना। तो अब हम जब AP के लिए जनरल टर्म यूज़ कर रहे होंगे, तो अब आप ये ना भूल जाना कि हमें n की वैल्यू क्या डालनी है। नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन 6 थे, इसलिए अरिथमेटिक मीन का कॉमन डिफरेंस निकालते टाइम हमने n6 यूज़ किया था। पर अगर अब हम पूरी AP एज अ होल देख रहे हैं, और मैं बोल रही हूँ अब ये पूरी AP बन चुकी है, अब इसका 6th टर्म मुझे बताओ, तो असली में वो पूरी AP का 6th टर्म मतलब कौन सा वाला अरिथमेटिक मीन होगा,
वो 5th वाला अरिथमेटिक मीन होगा। तो n का थोड़ा सा गड़बड़ ना हो जाए, इस बात का हमको ध्यान रखना होता है बस am में। बाकी am कोई am इज़ नथिंग बट अरिथमेटिक मीन, कोई भी बड़ा टॉपिक नहीं है या ऐसा टायरिंग टॉपिक नहीं है। सो आई गेस वी कैन मूव फॉरवर्ड विद अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस वाली एक्सरसाइज नाउ। How many terms of the series 24 plus 20 plus 16 and so on must be taken so that the sum be 72? तो मुझे यहाँ पे SN दिया हुआ है 72, A दिया हुआ है 24 और D दिया हुआ है -4। और ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना है n, मतलब हाउ मेनी टर्म्स मस्ट बी टेकन, तो मतलब हमें n फाइंड करना है। तो अब 72 इज़ नथिंग बट n/2 इंटू 2a मतलब 48 प्लस n-1 इंटू d, सो -n-1 इंटू 4। ये बनेगी मेरी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को जब मैं फर्दर सॉल्व करूँगी तो मुझे 36 इज इक्वल टू 12n माइनस n स्क्वायर प्लस n, ऐसा एक क्वाड्रेटिक मिलेगा। इस क्वाड्रेटिक को रीअरेंज करने पे मुझे मिलेगा n स्क्वायर माइनस 13n प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये मैंने सॉल्व किया है, आप लोग भी ये सेम सॉल्व कर सकते हैं। और आप लोग जब इस स्टेप पे पहुँच जाएं तो आपको भी ये क्वाड्रेटिक मिल चुकी होगी। अब इस क्वाड्रेटिक के विच इज़ n स्क्वायर माइनस 13n प्लस 36 इज इक्वल टू 0, इसके दो रूट्स हैं विच इज़ n इज इक्वल टू 4 एंड n इज इक्वल टू 9। तो अगर दो n की वैल्यूज़ हैं, मतलब अगर मैं इस AP को अगले 4 टर्म तक लेके जाती हूँ या टोटल 4 टर्म लेती हूँ तो मेरा सम 72 आ जाएगा। और अगर मैं 9 टर्म्स लेती हूँ तो भी मेरा सम 72 आ जाएगा। पर ये पॉसिबल कैसे है, मतलब हमें दो आंसर्स कैसे मिल रहे हैं n के? वो ऐसे, क्योंकि 24, 20, 16, 12 ये तो हो गया 72। अब अगले टर्म्स हम देखते हैं, 8, 4, 0, -4, -8, ये हो गए हमारे टोटल 9 टर्म्स। तो ये जितने भी टर्म्स हैं इनका सम भी 72 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तक का सम तो 72 आ गया, उसके बाद इस टर्म ने इस टर्म को कैंसिल कर दिया, इस टर्म ने इस टर्म को कैंसिल कर दिया, और ये तो वैसे भी 0 ही था। तो ये सारे के सारे टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं और हमने जब 5 एक्स्ट्रा टर्म्स लिए उन्होंने आपस में ही एक दूसरे को नलिफाई कर दिया, इसलिए हमारा आंसर तो फिर भी 72 ही रहा। तो इसीलिए हमें दो तरीके के आंसर मिल रहे हैं, क्योंकि हमारा कॉमन डिफरेंस नेगेटिव था। जब हमारा कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है मतलब ये हमारी डिक्रीजिंग प्रोग्रेशन है, डिक्रीजिंग एपी है। तो डिक्रीजिंग एपी होना मतलब कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होना, और जब कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होगा तो एक टाइम तक आपको एक रिक्वायर्ड सम मिल जाएगा और उसके बाद वाले नंबर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और हो सकता है आपको एक बड़ा स्ट्रेच ऑफ सीरीज भी मिल जाए जिसका सम भी वही आ रहा हो जो पहले आया था। ओके और इसके बाद अगर हम -8 के और आगे जाएंगे, मतलब 9th टर्म के आगे जाएंगे, 10th टर्म पे जाएंगे, तो हमारा सम जो है वो 72 से कम होने लग जाएगा। तो एक टाइम तक हमारा सम बढ़ा और उसके बाद हमारा सम कम होने लग गया। तो दिस इज हाउ द सम ऑफ डिक्रीजिंग AP शोज इट्स पैटर्न। मेरी ये जो एक्स्ट्रा बोली हुई बात अगर समझ में आई तो वेल एंड गुड, ये बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन था। और कई बार बोर्ड्स में पूछ लिया जाता है कि एक्सप्लेन दी डबल आंसर, मतलब डबल आंसर क्यों आ रहा है आपका, n की 2 वैल्यूज़ क्या आ रही है, ये आप एक्सप्लेन करो। दिस वाज द एक्सप्लेनेशन। क्यों? क्योंकि उसका कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है। तो एक 4 टर्म्स के बाद जो बची हुई 5 टर्म्स है वो एक दूसरे को नलिफाई कर रही है, इसलिए हम डबल आंसर रिपोर्ट कर रहे हैं। एंड इसका आंसर आप ये भी दे सकते हैं कि ये एक डिक्रीजिंग AP है। सो दिस वाज वन एंड द सेम थिंग। और अगर आपको ये एक्स्ट्रा बोली हुई बात समझ नहीं आई है, ट्राई गेटिंग इट वंस अगेन, ट्राई वीडियो में पीछे जाने का और फिर से समझने का। लेकिन अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो इट्स ओके, आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद वो चीज़ क्लिक हो जाएगी। सो डोंट टेक ऑल ऑफ द बर्डन। जो आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही है, आपको जो चीज़ें समझ आ रही है उसे स्ट्रॉन्ग करिए। मैं पेपर की अगर बात करती हूँ तो पेपर में 40% सेक्शन ईजी होता है, 40% सेक्शन मॉडरेट होता है और 10 या 20% सेक्शन डिफ़िकल्ट होता है।
तो उस डिफ़िकल्ट सेक्शन के लिए अगर हम पैनिक करने लगेंगे तो जो 80% ऑफ द पेपर है जो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम वो भी नहीं कर पाएंगे। तो जो चीज़ें आपको आती है आप पहले उन्हें स्ट्रॉन्ग करिए और फिर जो आपको नहीं आता है उसका टेंशन हम बाद में लेंगे और उसे फिर से समझने की कोशिश करेंगे, तो उसमें से भी आधी चीज़ें आ जाएगी समझ में। ओके, सो डोंट पैनिक इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग, ट्राई वॉचिंग इट अगेन, try looking at the lectures again, try doing a lot of practice, try RD Sharma, उसमें solved examples हैं। Okay, so a lot of stuff for today। मैं आगे बढ़ती हूँ। The sum of n terms for an AP is 3n square plus 4n, find the AP। मतलब इन्होंने कह दिया है कि हमारा जो SN है वो है 3n square plus 4n, तो हमें बस AP फाइंड करनी है। अब अगर मैं n को 1 रखती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, Sn इज इक्वल टू an, मतलब S1 इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू A1, या फिर मैं A कह देती हूँ इसे। अब अगर मैं n इज इक्वल टू 2 रखती हूँ तो Sn मतलब थोड़ा और सही से लिखने की अगर कोशिश करूँ तो S1 इज इक्वल टू A1, S2 इज इक्वल टू A1 प्लस A2, तो S2 इज इक्वल टू कितना आएगा, 12 प्लस 8, 12 प्लस 8 इज 20, और ये 20 है A2 प्लस 7। क्यों? क्योंकि हमारा जो फर्स्ट टर्म था वो 7 था, तो इधर से मुझे A2 20 मिल गया, A1 7 है हमारे पास, n इज इक्वल टू 3 अगर मैं लेती हूँ तो S3 होता है A1 प्लस A2 प्लस A3। अब अगर मैं n की वैल्यू 3 रखती हूँ तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर इट इज़ 27 प्लस 4 इंटू 3 इज़ 12, सो 12 प्लस 27 इज़ 39, तो 39 इज इक्वल टू A3 प्लस 7 प्लस 13, या फिर डायरेक्टली मैं लिख दूँ A3 प्लस S2 मतलब A3 प्लस 20। तो मेरा जो थर्ड टर्म है वो है 19। तो मुझे एक रिजल्टेंट AP मिल गई। मुझे रिजल्टेंट AP क्या मिली, A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट, और SN को यूज़ करके हमने निकाल लिया कि हमारा A1 था 7, A2 था 13, A3 था 19, तो ये हमारी गई AP। इसका मतलब अगर मुझे रिपोर्ट करना है मेरा प्रोग्रेशन तो मेरा फर्स्ट टर्म है 7 और मेरा कॉमन डिफरेंस है 6। तो SN जब हमें दिया हुआ था तो हमने ये यूज़ किया। अब बहुत सारे बच्चे इधर ये करते हुए फंस गए होंगे कि 3n स्क्वायर प्लस 4n इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये करना कहीं नहीं लेकर जाएगा आपको, बस हम इधर और फंस जाएंगे, इसके आगे और कोई बात समझ नहीं आएगी। कैंसिल कर दिया n, अब आगे क्या करना है, a नहीं पता है, d नहीं पता है, n नहीं पता है, तो इसके आगे आप प्रोसीड कैसे करोगे। तो हमको ना थोड़ा कंसेप्चुअल वे में सोचना होता है, सिर्फ फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते हम इस चैप्टर में। कंसेप्चुअल में ये सोचना होता है कि SN इज नथिंग बट सम ऑफ n टर्म्स, मतलब मैं n कुछ भी डालूँ तो वहाँ तक के टर्म्स का ये सम दिया हुआ है। तो अगर मैं n को 1 डालती हूँ तो ये तो सिर्फ पहला टर्म है, n को 2 डालती हूँ तो ये पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म है। तो मुझे बस क्या करते जाना है, मुझे बस स्टेप बाय स्टेप जाते जाना है और अपने प्रीवियस मतलब अपने अभी वाले मतलब SN-1 करते जाना है, तो मुझे AN मिलते जाएगा। क्या बोला मैंने अभी, हमें इधर ये वाला तरीके से तो हम कहीं आगे नहीं पहुंच रहे थे। हमने कौन सा तरीका यूज़ किया, SN माइनस S ऑफ n-1 इज इक्वल टू AN। बस ये कंसेप्ट हमने यूज़ किया, ये तरीका हमने इस क्वेश्चन में यूज़ किया। ओके, so let's move forward to the next question. The next question says there are n AMs between 3 and 35 such that A2, the ratio of A2 to AN is 1:4. अब n AM है, ये 5 है, ये 5 है, ये 35 है, इसके बीच में A1 A2 A3 AN, इतने हमें
ए एन दे रखे हैं। अब इस ए एन का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कितना होगा, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, मतलब 35 माइनस 5 अपॉन एन प्लस वन। अब जो सेकेंड टर्म है, मतलब सेकेंड ए एम है, मतलब थर्ड टर्म है, उसके लिए 5 प्लस 2 टाइम्स 30 अपॉन एन प्लस वन, और जो nth ए एम है, मतलब n प्लस वन टर्म है ए पी की, उसके लिए ये इज इक्वल टू 1/4। तो बस हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। 4 टाइम्स ऑफ 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 प्लस n अपॉन, ओके। तो बस इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें, कहाँ लिखा है मैंने, हाँ, इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिलेगा n माइनस 8 अपॉन n प्लस 1 इंटू 30 इज इक्वल टू 15। तो ये हो गया 2 अब ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आप पूरा कर लीजिएगा, मैंने क्लास से पहले ऑफ कोर्स सारे क्वेश्चंस खुद सॉल्व किए थे, तो मैं थोड़ा सा स्किप ऑन कर रही हूँ उस पार्ट पे जहाँ पे हमारा डायरेक्टली आंसर आ रहा है। तो मैंने आपको कंसेप्चुअल पार्ट बता दिया और फिर मैं आपको आंसर बता रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन स्किप ऑन कर रही हूँ, एंड अब आप लोगों को खुद कैलकुलेट करने की आदत हो जानी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ वेयर यू विल रीच एट द एंड, एंड 2n minus 16 is equal to n plus 1, so n is equal to 17। मतलब मेरा आंसर है 17 टर्म्स, 17 AMs होंगे 3 और 5 और 35 के बीच में, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम आ गए हैं, मुझे लगता है, जीपी पर, ठीक है। कैसे बताया मैंने, ये जीपी है √3 डॉट डॉट डॉट, मतलब यहाँ से यहाँ पे मैंने √3 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ से यहाँ पे मैंने फिर से √3 का मल्टीप्लाई किया। तो जब हम एक कॉमन नंबर का मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं तो वो बनाता है एक जीपी। तो अब हम हमारा जीपी वाला जो टॉपिक है, विच इज़ माय थर्ड एक्सरसाइज ऑफ द एनसीईआरटी, उस पर बढ़ चुकी हूँ। और जीपी में क्या नई बातें थी, जीपी एक पूरा का पूरा नया टॉपिक है हमारे लिए 12th स्टैंडर्ड के लिए, बट वो बहुत इजी टॉपिक है। जितना इजी अब हमें एपी लग रहा है उतना ही इजी जीपी भी है। जीपी में फर्स्ट टर्म ऑफ कोर्स ए है, और कॉमन रेशो, जैसे हम उधर कॉमन डिफरेंस बोलते थे, यहाँ पे हम कॉमन रेशो बोलते हैं, विच इज़ स्मॉल आर। कॉमन रेशो क्या होता है, बड़ी टर्म अपॉन छोटी टर्म, मतलब सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, n प्लस 1th टर्म अपॉन nth टर्म। तो ये हो जाता है मेरा कॉमन रेशो। मतलब एक कॉमन रेशो से, एक कॉमन नंबर से हमारी जीपी मल्टीप्लाई होती जा रही है। वो एक ऑफकोर्स डिक्रीजिंग जीपी हो सकती है, इंक्रीजिंग जीपी हो सकती है। जैसे अगर हमारा कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होता था तो हमारा इंक्रीजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनता था, और कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होने पे डिक्रीजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनता था। वैसे जब हमारा कॉमन रेशो 1 से बड़ा होता है तो हमारा कौन सा, इंक्रीजिंग जीपी बनता है, और जब कॉमन रेशो 1 से छोटा होता है तो हमारा डिक्रीजिंग जीपी बनता है। और जब माइनस में हमारा कॉमन रेशो होता है, नेगेटिव हमारा कॉमन रेशो होता है, तो हमें ऑल्टरनेटिंग टर्म्स मिलते हैं, एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव, एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव। समझिए फर्स्ट टर्म नेगेटिव था और कॉमन रेशो भी नेगेटिव है, तो सेकेंड टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, थर्ड टर्म नेगेटिव हो जाएगा, फोर्थ टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव कॉमन रेशो होने पर हमें ऑल्टरनेटिव साइंस मिलते हैं। लेकिन जब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉमन रेशो 1 से बड़ी है तो हमें इंक्रीजिंग जीपी मिलेगी, और जब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉमन रेशो 1 से छोटी है तो हमें डिक्रीजिंग जीपी मिलेगी, ठीक है। और नेगेटिव कॉमन रेशो होने पे तो हमें ऑल्टरनेटिंग टर्म्स मिलते हैं। तो हम बस अगर साइन को साइड में रखें तो बोल पाएंगे कि ये डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है, और अगर साइन को भी ऑब्जर्व करें तो वो तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा, मतलब पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। तो हो सकता है कि वो पॉजिटिव नेगेटिव होते 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 ख़त्म हो जाए, मतलब हमारी डिक्रीजिंग जीपी हो, तो वो हमें ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा।
ये पॉजिटिव वैल्यू, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और ये हमारी जीपी ख़त्म हो गई। या फिर हमें हो सकता है ऐसी जीपी मिले और ये इन्फिनिटी तक भी जा सकती है या फिर nth टर्म तक जा सकती है। तो यहाँ पे जब हम बस पॉजिटिव नेगेटिव को साइड में रख दें तो जीपी को हम डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग क्लासीफाई कर सकते हैं, नहीं तो नेगेटिव कॉमन रेशियो होने पे हमें अल्टरनेटिव टर्म्स मिलेंगे। ये बात मैंने पिछली क्लास में नहीं बोली थी, ये बात बस एक ऑब्जर्वेशन है। ये बात अगर समझ आती है तो ठीक, दिमाग में कहीं बैठा लो, नहीं समझ आती है तो आगे कभी समझ आ जाएगी खुद से और ऐसा लगेगा वाह यार। तो फिर अब मैं क्या बोल रही हूँ कि जीपी में सम एक जनरल टर्म क्या होगी, जनरल टर्म होगी a इंटू आर की पावर n-1, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमने a ली थी। अगर फर्स्ट टर्म ए आर लेते तो जनरल टर्म ए आर की पावर n होती। और जो सम ऑफ n टर्म्स है वो आप लोग याद कर लीजिए, सम ऑफ n टर्म्स होता है a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n होल अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, तो इधर r कुछ भी हो सकता है, बस 1 नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर 1 माइनस आर है ना। तो अगर r 1 हो जाएगा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, पूरा का पूरा सम नॉन एग्जिस्टेंट नंबर बन जाएगा, इसलिए हमारा r 1 नहीं हो सकता है। और ऑफ कोर्स अगर r 1 है तो हमारी जीपी तो क्या है, a, मतलब हमारी जीपी तो ना बढ़ रही है ना घट रही है, वो तो चेंज भी नहीं हो रही है। तो अगर r 1 है तो हमें सम करना तो आता ही है, n टाइम्स ऑफ a हमारा सम हो गया। और एक इनफाइनाइट टर्म्स अगर जीपी में जा रहे हैं तो क्या सम होगा, ये आप लोगों का होमवर्क है। फॉर इनफाइनाइट टर्म्स सम ऑफ जीपी s ऑफ n फॉर इनफाइनाइट टर्म्स। ये इनफाइनाइट टर्म्स का जो समेशन होता है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में भी बताइए, और मैं इसको नेक्स्ट क्लास में जो मेरी प्योरली जेई ओरिएंटेड सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ की क्लास होगी उसमें कवर करूँगी। और फिर हम आते हैं हमारे जीएम वाले सेक्शन में। जैसे हमने एएम देखा था वैसे ही अब हम जीएम देखेंगे। तो अगर मैं सिर्फ 2 नंबर्स का एक जीएम निकालना चाहूँ तो वो होगा रूट ऑफ ए बी, जैसे एएम होता था a प्लस बी बाई 2। पर अगर मैं ज़्यादा जीएम पुट करने की कोशिश करूं तो हमारा कॉमन रेशो होगा b बाई ए की पावर n+1। तो मुझे बस जीएम का ध्यान रखना है जैसे मैंने एएम का ध्यान रखा था, n भी उसी तरीके से ध्यान रखना है। n जीएम डालते हैं तो टोटल जीपी में n+2 टर्म्स होते हैं। तो ये n के साथ कोई गड़बड़ ना एएम में होनी चाहिए ना जीएम में होनी चाहिए। ठीक है, दिस सम्स अप माई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। और हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी एक चीज़ होती है एपी और जीपी की तरह। तो एचपी इज़ समथिंग, बट एचपी क्या होता है, बहुत ईजी टॉपिक है, ट्रस्ट में बहुत ईजी टॉपिक है। बट एचपी क्या होता है ये हम वो जेई ओरिएंटेड वाली क्लास में अच्छे से स्टडी करेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स फोकस ऑन द क्वेश्चन राइट नाउ। इन्होंने बोला है कि कितने टर्म्स का हमें सम करना है ताकि हमें जो टोटल सम है वो 39 प्लस 13√3 मिल जाए। 39 प्लस 13√3 तो क्या लिखा है, 13√3 इंटू √3 प्लस 1 इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स कितना होता है a इंटू 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। ठीक है, ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 13 इधर लिखा है, √3 प्लस 1 इंटू 1 माइनस √3 कितना होगा, ये होगा -2 इज इक्वल टू 1 माइनस √3 की पावर n, मतलब 26 इज इक्वल टू √3 की पावर n माइनस 1। तो √3 की पावर n इज इक्वल टू 27। 3 की पावर n बाई 2 इज इक्वल टू 3 की पावर 3, n बाई 2 इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 6। ये ऐसा क्यों हो रहा है, n इज इक्वल टू 6। तो मेरा आंसर आ गया कि 6 टर्म्स will sum up to 39 plus 13√3. तो 6 terms of this GP will sum up to 39 plus 13√3. I hope this question was clear and the next question is really easy, really easy. हमको बस k की वो वैल्यूज़ बतानी है जिससे ये जो गिवन एक सीक्वेंस है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाए। तो k की ऐसी कौन सी वैल्यूज़ होगी, 2k, 5k प्लस 2, 20k माइनस 4, मतलब 5k प्लस 2 अपॉन 2k r है, प्रोवाइडेड ये एक जीपी है। भाई ये लोग बोल रहे हैं कि ये एक जीपी है, हमें नहीं पता है, हमें तो इसे जीपी बनाना है k की कोई वैल्यू डाल के। और 20k माइनस 5 अपॉन
5k + 2 = r। ठीक है, क्योंकि ये एक जीपी है, इन्होंने ही बोला। अब ये दोनों r है तो अब हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, मतलब 5k + 2/2k = 20k - 5/5k + 2। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें एक क्या मिलेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, विच इज़ 15k² - 28k - 4 = 0। अब ये हमें मिल गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते से हमें k की कितनी वैल्यूज़ मिलनी चाहिए, 2 वैल्यूज़ मिलेगी, क्वाड्रेटिक है तो ये 2 वैल्यूज़ ऐसी हैं जिसकी वजह से ये जो टर्म्स हैं ये एक जीपी कहलाएंगे। तो k की वो कौन सी 2 वैल्यूज़ हैं, एक वैल्यू तो है k = 2 और एक वैल्यू है k = -2/15। तो अगर ये 2 वैल्यूज़ मैं रखती हूँ, मतलब मेरा पहला टर्म हो जाएगा 2k मतलब 4, या फिर मेरा पहला टर्म हो जाएगा -4/15, और मैं जीपी को आगे बढ़ाने की कोशिश करती हूँ। 5k + 2 मतलब 12, या फिर 5 × -2/15 विच इज़ -2/3 + 2, -2/3 + 2 is -2 + 6 which is 4/3, और सो ऑन। मैं k की वैल्यूज़ डाल के ये एक जीपी को आगे बढ़ा सकती हूँ। इधर तो मुझे पता चल गया कि मेरा कॉमन रेशो 3 है, तो इधर अगला टर्म 36 होगा। इधर मेरा कॉमन रेशो कितना है, इधर मेरा कॉमन रेशो 4/3 अपॉन -4/15 है, मतलब 15/4 और एक नेगेटिव साइन। तो मेरा कॉमन रेशो -5 है, तो इसको -5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये मिल जाएगा -20/3। तो ये बन गया मेरा 2 जीपी मेरे आंसर्स में आ गए। क्यों, क्योंकि k की 2 वैल्यूज़ हमें मिली क्वाड्रेटिक सॉल्व करने से। सो दिस इज़ माय आंसर, दिस इज़ माय ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और अगर k की वैल्यूज़ पूछी होती तो हम ये रिपोर्ट करते। अब ये न्यूमेरिकल टाइप में ये क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, हमसे हो सकता है ये पूछ लेते कि फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ k विच सेटिस्फाइज द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, या फिर पूछ लेते फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k, या फिर ये पूछ लेते कि अगर k की जो रैशनल वैल्यू है, वो जो k की नेगेटिव वैल्यू है वो है -m/n, तो रिपोर्ट द आंसर एज m+n। तो हमें क्या करना होता, 2 + 15 करना होता। तो ये जो टर्म है ना, नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेचुरल, होल, रैशनल, इरैशनल एंड इंटीग्रल, ये वाले टर्म ना न्यूमेरिकल टाइप वाले आंसर्स में बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि हो सकता है हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हो, पर जो हमें रिपोर्ट करना है हमें वो ही समझना है कि भाई अब इधर बताना क्या है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सिंबल होता है वो या तो z होता है या फिर कैपिटल W होता है। अब कैसे हमें समझना है कि ये सिंबल्स काय के हैं, या फिर हमें क्या रिपोर्ट करना है, उसके लिए ये जो बेसिक मैथमेटिक्स की नॉलेज है वो ज़रूरी होनी चाहिए, नहीं तो आपका पूरा सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन किसी काम का नहीं बचेगा। ओके, now let's move on to the next question. In the next question it is asking us to find 3 numbers in GP जिसका sum 19 है और जिसका प्रोडक्ट 216 है। अब याद हो तो पिछले साल हमने AP में ये देखा था कि मतलब अगर हमें 3 नंबर्स पूछे हैं जिनका सम कुछ बता रखा है, तो हमें वो 3 नंबर्स लेने चाहिए, a - d, a और a + d, ताकि जब हम उनका सम करें तो d कैंसिल हो जाए और ये 3a बचे, मतलब 3a = द गिवन सम, तो हमें डायरेक्टली a की एक वैल्यू मिल जाए। तो वैसे ही अगर हमें जीपी में भी ऐसा कुछ दिया है कि प्रोडक्ट इतना है, सम इतना है, तो हमें कोई ना कोई तो ऐसे नंबर्स चूज़ करने चाहिए हैं जिससे चीज़ें रिड्यूस हो जाए, हमारा कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाए, हमारे एफर्ट्स रिड्यूस हो जाए। मतलब मेरे हिसाब से मुझे a/r, a और ar ये 3 टर्म्स चूज़ करने चाहिए जो एक जीपी में हैं। कैसे हैं, क्योंकि अब a/a/r आप देखोगे तो हमें कॉमन रेशो कितना मिलेगा, हमारा कॉमन रेशो है r। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कॉमन रेशो r है और हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो है a/r। अब ये है इस जीपी की कुछ प्रॉपर्टीज़। और वैसे ही अगर 5 टर्म्स होंगे तो आपको क्या देखना है, तो आपको a/r², a/r, a ar ×
प्लस मतलब लास्ट टर्म ए आर स्क्वायर ये लेना है। 4 टर्म्स होंगे तो अपन क्या करेंगे, ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर स्क्वायर, ये वाली 4 टर्म्स ले लेंगे। तो जैसे हमने ए पी में ये वाला पूरा दिमाग लगाया था वैसे ही हमें जी पी में करना है। ए पी जी पी में कितना सा डिफरेंस है, ए पी में चीज़ें ऐड होती थी, जी पी में चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं। तो ए पी में जब हम ऐसे टर्म्स लेते थे तो हमें सम वाला जो इक्वेशन होता था वो बहुत इजी बन जाता था, पर यहाँ पे हमारा सम वाला इक्वेशन तो इजी नहीं बनेगा। ए अपॉन आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 19, लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट वाला इक्वेशन है वो बिल्कुल आसान बन जाएगा, मतलब ए अपॉन आर इंटू ए आर, तो आर से आर कैंसिल हो गया और हमें ए की वैल्यू मिल गई 216 की पावर 1/3 विच इज़ 6। तो ए तो हमें मिल गया कि ए हमारा 6 है, मतलब 1/r प्लस आर कितना है हमारा, 1/r प्लस आर है हमारा 13/6। तो अगर r प्लस 1/r 13/6 है तो या तो हम इसे लॉजिकली देख सकते हैं या फिर अब हम इसकी क्वाड्रेटिक सॉल्व कर सकते हैं और हमें r की वैल्यूज़ मिल जाएगी 2/3 या फिर 3/2। तो r 2/3 भी हो सकता है, r 3/2 भी हो सकता है, और हमें बस 3 नंबर्स बताने हैं। तो वो 3 नंबर्स क्या होंगे, वो 3 नंबर्स होंगे 4, 6, 9 या फिर 9, 6, 4। ठीक है, क्योंकि हमें r की 2 वैल्यूज़ मिली, वो दोनों वैल्यूज़ डाल के हम जब जीपी फॉर्म करेंगे तो हमें ये 2 हमारे आंसर्स मिलेंगे। तो हमारी आंसर्स 2 जीपी हैं और वो दोनों जीपी हैं 4, 6, 9 या फिर 9, 6, 4। ओके, तो यहाँ पे बस हमारे 2 आंसर्स क्यों आ रहे हैं या 2 आंसर आएंगे इस बात पे ध्यान देना होता है। ऐसा नहीं हो कि हमें एक आंसर मिल गया और हम निश्चिंत होकर आगे बढ़ गए कि चलो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि 2 आंसर्स होते हैं। ठीक है, अब हो सकता है क्वेश्चन में ऐसा दे दिया होता कि आप जो इंक्रीजिंग जीपी है वो आंसर दो, इंक्रीजिंग जीपी का लास्ट टर्म आंसर होना चाहिए। तो आपको इन दोनों में से कौन सी जीपी इंक्रीजिंग है ये पता होना चाहिए, ये जीपी इंक्रीजिंग है और इंक्रीजिंग जीपी का लास्ट टर्म आंसर दो, मतलब 9 हमारा आंसर है, तो न्यूमेरिकल टाइप में आंसर 9 होना चाहिए। ऐसी वाली चीज़ें हमें समझ आनी चाहिए। तो जो थोड़े से थियोरेटिकल टर्म्स होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस इस जगह पर आ जाती है। Let's move on to the next question. The next question says the sum of 4 numbers in a GP is 60 and the arithmetic mean of the first and last term is 18. Find the numbers. तो 4 नंबर हैं जीपी में, उनका सम है 60 और 2 नंबर का जो मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म है उनका अरिथमेटिक मीन है 18। तो a इंटू 1 माइनस आर की पावर 4 अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू 60 एंड a प्लस ए आर क्यूब अपॉन 2 इज इक्वल टू 18। ये हो गए मेरे 2 इक्वेशंस। इन दोनों इक्वेशंस को जब मैं सॉल्व करूँगी तो सबसे पहले तो मैं लिख सकती हूँ a इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर इंटू 1 माइनस आर अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू 60। ये जो भी मैंने 1 माइनस आर स्क्वायर को ये लिखा, ये मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी यूज़ करके लिखा। ये चमक जाना चाहिए। अगर ये नहीं क्लिक हो रहा है तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और अगर मैंने ये क्या किया समझ नहीं आया हो तो मैं लिख देती हूँ। मैंने 1 माइनस आर की पावर 4 को लिखा 1 प्लस आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर, और 1 माइनस आर स्क्वायर को फिर से मैंने लिखा 1 प्लस आर इंटू 1 माइनस आर। तो ये टोटली बन गया 1 प्लस आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर इंटू 1 माइनस आर। फिर 1 माइनस आर और 1 माइनस आर वाले टर्म्स हो गए हमारे कैंसिल। ओके, तो ये मुझे मिल गई एक इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन है मेरी a इंटू 1 प्लस आर क्यूब, मतलब 1 प्लस आर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस आर इज इक्वल टू 36। अब ये है मेरी 2 इक्वेशंस। यहाँ पे मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे मैंने लगाया कि 1 प्लस आर क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस आर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस आर, मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी।
ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। अगर ये आइडेंटिटी नहीं याद थी तो कहीं लिख लो, ऐसी आइडेंटिटीज़ याद होनी चाहिए, क्योंकि इन आइडेंटिटीज़ का कोई चैप्टर नहीं है। ये आइडेंटिटीज़ अब 2 साल काम आती रहेगी और ऑफ कोर्स आगे भी काम आएगी हायर मैथमेटिक्स में। सो ये दो मुझे टर्म्स मिल, जो दो मुझे इक्वेशन मिल गई है, और इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूंगी तो मेरा ए कैंसिल हो जाएगा। मतलब इन दोनों को मैं डिवाइड कर देती हूँ और मुझे कौन से टर्म्स मिलेंगे, मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर रही हूँ। मतलब 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36/60। 36/60 इज 3/5। कौन से टर्म्स कैंसिल हुए, ए से ए कट गया, 1 प्लस आर से 1 प्लस आर कट गया, तो एक ये टर्म बचा, एक ये टर्म बचा, और 36/60 को मैंने कर दिया 3/5। अब यहाँ पे मैं टर्म्स को स्प्लिट कर लूँगी, तो 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3/5। मतलब आर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5। तो 5r इज इक्वल टू 2r स्क्वायर प्लस 2। यहाँ से मुझे r की दो वैल्यूज़ मिल जाएगी, जो है 2 और 1/2, और r की इन दो वैल्यूज़ से मुझे a की दो वैल्यूज़ मिल जाएगी, एक है 4 और एक है 32। तो हमें 2 GP मिल गई, मतलब हमें नंबर्स फाइंड करने थे, 4 नंबर्स, तो हमें वो मिल गए। तो एक GP तो हमारी ऐसे रहेगी 4, 8, 16, 32, और एक GP हमारी रहेगी 32, 16, 8, 4। अब ये दोनों के दोनों हमारे आंसर्स हैं, ये बात आपको समझ आनी चाहिए। ये दोनों कैसे आई ये आपको समझ आना चाहिए। मतलब हमें एक आंसर लाके रुक नहीं जाना है, हमें दोनों आंसर्स अच्छे से लेकर आने हैं। Let's move on to the next question. The next question is from the special series topic. Now what is special series? Special series is nothing but जो हमें आता है बस वो नहीं है स्पेशल सीरीज़। मतलब हमें AP आता था, स्पेशल सीरीज़ नहीं है वो। GP आता था, स्पेशल सीरीज़ नहीं है वो। सब कुछ मिला दो, हमें जो मतलब जो हमें नहीं आता था बस वो कैसे भी करके पूछ लिया गया है, और ना ही हम इतनी सारी अलग अलग सीरीज़ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हमने एक तरीका निकाला, हमने 3 सीरीज़ के आंसर्स को याद किया। अब ये तीनों के तीनों आंसर्स डिराइव कैसे हुए, वो मैथमेटिकल इंडक्शन से डिराइव हुए, उनकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मतलब बोर्ड्स के लिए हो सकती है, बोर्ड्स के लिए है ऑफ कोर्स, पर JEE के लिए उनकी डेरिवेशन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। पर वो 3 सीरीज़ बाय हार्ट याद होनी चाहिए, और वो याद हो जाएगी विद टाइम, इतनी बार वो यूज़ आएगी जगह जगह पर। तो हमें बस वो 3 सीरीज़ यूज़ करनी है। समेशन का मतलब क्या होता है ये जानना है, और हमारा स्पेशल सीरीज़ या फिर कहो AGP अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, वो वाला पूरा पार्ट, वो वाला पूरा टॉपिक अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। अब AGP सॉल्व करने के ना 2-3 तरीके होते हैं। अब आपको कहीं कहीं रेफरेंस में दिखेगा कि उन्होंने सम्स को सब्ट्रैक्ट किया, मतलब टर्म्स को सब्ट्रैक्ट किया, और आखिरी में उन्हें एक पहली टर्म और एक आखिरी टर्म ये मिल गई। फिर कहीं कहीं आपको दिख सकता है कि उन्होंने जो डिनोमिनेटर है उसे स्प्लिट कर दिया। कहीं कहीं आपको दिख सकता है कि उन्होंने 2 सीरीज़ को ऐड कर दिया। तो ये वाले जो दूसरे तरीके हैं वो मैं उन क्वेश्चंस को लूँगी जिसमें वो तरीक़ों की ज़रूरत पड़ती है, और फिर उसे नेक्स्ट क्लास में कवर करूँगी। अभी के लिए मैं आपको वो वाले क्वेश्चंस बता रही हूँ जो NCERT में दिए गए तरीक़ों से सॉल्व होते हैं। मतलब वो जो 3 सीरीज़ है बस वो यूज़ करके और समेशन यूज़ करके हमारे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं वो क्वेश्चन अभी मैंने इंक्लूड किए हैं। तो यहाँ से आपकी जो 3rd एक्सरसाइज है वो स्टार्ट होती है, और ये कंप्लीट होते होते हमारा पूरा चैप्टर NCERT लेवल पे कंप्लीट हो जाएगा विथ इनफ प्रैक्टिस, एंड यू कैन सॉल्व द NCERT बाय योर ओन, but we have more practice for the chapter left. Okay, so let's talk about the question here. Find the nth term and the sum of n terms for the series 4 into 7 plus 7 into 10 plus 10 into 13 plus dot dot dot. तो ये एक सीरीज चलते जा रही है n टर्म्स तक की। अब इसका मुझे nth टर्म फाइंड करना है। nth टर्म इज नथिंग बट जनरल टर्म, या फिर आप उसे लास्ट टर्म भी कह सकते हैं। तो जब लास्ट टर्म होता है ना तो वो n के टर्म्स में लिखा जाता है, और जब जनरल टर्म होता है तो वो r के टर्म्स में लिखा जाता है यूजुअली। तो ये मेरा फर्स्ट टर्म है, पर ये नंबर 4 है, मतलब n+3 लिखा है ये, और ये मेरा फर्स्ट टर्म है पर नंबर 7 है, मतलब n+6 लिखा है ये। मैं वही वाला लॉजिक आगे भी यूज़ करके देख लेती हूँ। ये मेरा सेकेंड टर्म है पर नंबर 7 है,
मतलब ये 2+3 तो बिल्कुल नहीं लिखा क्योंकि 2+3 तो 5 होता है और जो 10 लिखा हुआ है वो भी 2+6 नहीं है क्योंकि 2+6 तो 8 होता है। मतलब n+3 इंटू n+6 ये तो एक गलत जनरल टर्म है या फिर nth टर्म है, मुझे और कुछ सोचना पड़ेगा। ठीक है, मेरे ये वाले टर्म्स कैसे जा रहे हैं, 4, 7, 10 और ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो 4, 7, 10 ये तो एक AP है जिनका कॉमन डिफरेंस 3 है। तो इसका जनरल टर्म क्या होगा, इसका जनरल टर्म होगा 4 + n-1 इंटू 3, मतलब 1 + 3n। ये है मेरा जनरल टर्म इस वाले टर्म का। और सेकंड है मेरा 7, 10, 13। तो 7, 10, 13 ये भी एक AP है, मतलब ये 2 APs का प्रोडक्ट है और एक स्पेशल सीरीज बन गई है। तो 7, 10, 13 में फिर से मेरा कॉमन डिफरेंस 3 है। मेरा फर्स्ट टर्म 7 है तो 7 + n-1 इंटू 3, मतलब ये 4 + 3n लिखा हुआ है। तो मेरा सेकेंड जो प्रोडक्ट में सेकेंड टर्म है वो 4 + 3n वाले फॉर्मेट का है। मतलब अगर मैं एक जनरल टर्म लिखना चाहूँगी तो वो मुझे मिलेगी 1 + 3n इंटू 4 + 3n। ठीक है, कैसे फाइंड करी, अब आपको ये बात समझ आ गई होगी। मैंने पहले लॉजिकली सोच के देखा, नहीं हुआ मुझसे, तरीके से गई मैंने फर्स्ट टर्म्स पे फोकस किया, सेकंड टर्म्स पे फोकस किया, मैंने पैटर्न ऑब्जर्व किया और मैंने जनरल टर्म फाइंड कर लिया वही नॉलेज से जो हमने 10th स्टैंडर्ड में सीखा था। मतलब यहाँ पे कुछ नया नहीं किया, जो 10th स्टैंडर्ड में सीखा था बस वही कर रहे हैं अभी हम। ये हो गई हमारी जनरल टर्म या फिर कह दो nth टर्म। अब हमें सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना है, मतलब समेशन r = 0 से r = n। ये क्या है, ये समेशन की लिमिट्स है, मतलब कहाँ से कहाँ तक जाना है। अगर मैं लिखूँगी समेशन ऑफ n 1 से 5, मतलब n एक वेरिएबल है जो 1 से 5 तक जा रहा है। तो पहले n 1 होगा, फिर n 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ये लिखा हुआ है एक मैथमेटिकल लैंग्वेज में। तो समेशन से बिल्कुल ना डरें, ये जो ऊपर नीचे लिमिट्स लिखी होती हैं उनसे बिल्कुल ना डरें। और 1 + 3r इंटू 4 + 3r ये बन गया हमारा सम। तो अब इस क्वाड्रेटिक को मैं ओपन करूँगी तो ये मुझे मिलेगा 9r² + 12 + 3 = 15r + 4। इसका मुझे क्या चाहिए, समेशन r = 0 से लेके n तक। अब मुझे r² का समेशन चाहिए। r² का समेशन कितना होता था, n, मतलब n² का समेशन कितना होता था, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6, और बाहर एक 9 तो था ही सही। अब 0 से लेके n बोला था, मतलब ये तो मेरी हायर लिमिट है और मेरी लोअर लिमिट थी 0। तो माइनस में कर दूंगी 0 इंटू 0 + 1 इंटू 2 इंटू 0 + 1 अपॉन 6। ये आ गया मेरा समेशन लिमिट्स लगाकर। मैं आपको क्यों ये लिमिट्स, ये मतलब फालतू का काम करके बता रही हूँ 0 इंटू 0 + 1 इंटू 2 इंटू 0 + 1 लिखने का, ताकि आपको समझ आ जाए कि समेशन की लिमिट्स काम कैसे करती है। ठीक है, ऐसे करती है समेशन की लिमिट्स काम। अगर यहाँ पे मुझे बोला होता कि r = 1 से लेके n, तो मैं इधर 1 इंटू 1 + 1 इंटू 2 + 1 अपॉन 6 ये वाला टर्म सब्ट्रैक्ट करती, क्योंकि समेशन इस जगह से इस जगह तक का लेना है। अगर वो 0 से वहाँ तक का है तो हम इस 0 वाले टर्म को निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो तो ऑफकोर्स कुछ भी लिखेंगे 0 ही हो जाएगी। पर अगर वो यहाँ से यहाँ तक का है, मतलब 1 से या 2 से या 3 से या 0 से कुछ भी बड़ा नंबर से लेके किसी n नंबर तक, तो हम इतना निकाल के ये वाला पार्ट उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और हमें इतना पार्ट मिल गया। अब आप इसे ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो ये वाले पार्ट का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम 0 से n तक जा रहे थे। अगर हम 0 के अलावा किसी k नंबर से n तक जा रहे होते तो हम यहाँ पे k+1 2k+1 अपॉन 6 ये लिखते और उसका बिल्कुल इम्पोर्टेंस होता, उसे तब इग्नोर नहीं किया जा सकता था। पर फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, तो फिलहाल तो हम हमारा सरल जीवन जीते हैं। तो 9 इंटू
ये हो गया हमारा n स्क्वायर वाला टर्म प्लस 15r 0 से n तक का समेशन करना है, मतलब 15 टाइम्स n प्लस 1/2 और 4 का समेशन करना है 0 से लेके n तक, मतलब 4 + 4 + 4 + 4 + 4 कब तक, n टाइम्स तक। तो ये तो क्या हो जाएगा 4n। तो ये है थर्ड टर्म, ये है सेकेंड टर्म, ये मुझे मिल गया 3 टाइम्स n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 15 टाइम्स n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 4 टाइम्स n। इसे और सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसमें से कुछ कॉमन निकालना है, कॉमन निकाल लीजिए। अगर आपको बोला जाए कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, तो इधर n की जगह पे जो भी नंबर दिया गया है वो नंबर डाल दीजिए और फिर आप आंसर रिपोर्ट कर दीजिए। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ समेशन वर्क्स। मुझे तो बस आपको कंसेप्ट बताना था। ये हमारा आंसर आ चुका है, इसे अब आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ सम अप द सीरीज दिस गिवन सीरीज अप टू n टर्म्स। तो यहाँ पे हमें 3 टर्म्स मिलने लगे हैं। हम इस वाले पे फोकस करेंगे। 1 2 3, मतलब ये तो कैसे चल रहा है, 1 2 3 एक AP है जो n, मतलब ये n है, ये n है, ये n है। तो फर्स्ट टर्म के लिए n1 है, सेकंड टर्म के लिए n2 है, थर्ड टर्म के लिए n3 है, ये ऐसे चल रहा है। फिर 3 4 5 6 और ऐसे बढ़ते जा रहा है, मतलब ये n+2 लिखा हुआ है। 5 6 7 ऐसे बढ़ते जा रहा है, मतलब ये n+4 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं एक जनरल टर्म की बात करती हूँ तो मुझे मिल रहा है n+2 इंटू n+4। ये मुझे मिल रहा है जनरल टर्म, मतलब मुझे बस करना है इसका समेशन। फिर n, इसको मैं पूरा ओपन करूँगी तो मुझे मिलेगा n² + 2n इंटू n+4, मतलब n³ + 2n² + 4n² + 8n, मतलब n³ + 6n² + 8n। अब n³ क्या होता है, n इंटू n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, प्लस 6n² क्या होता है, 6 इंटू n इंटू n+1 इंटू 2n + 1/6, और 8n कितना होता है, 8 इंटू n इंटू n+1/2। ये हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे, 6 से 6 कैंसिल, ये 4 टाइम्स, तो हमें इधर मिल गया n² n+1 का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस n इंटू n+1 इंटू 2n+1 प्लस 4 टाइम्स n इंटू n+1। अब आप यहाँ से n+1 को कॉमन निकाल सकते हैं, बचे हुए टर्म्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं और ये एक अच्छा आंसर आपको दे देगा। बस यही है इस क्वेश्चन का आंसर। n के टर्म्स में ही आएंगे इन क्वेश्चंस के आंसर। अब अगर बस ये बोल देते कि अप टू 57th टर्म, तो हमें n की वैल्यू 57 डालनी थी। तो जो भी हमें बोल देते हमें n की वैल्यू वो डालनी थी। ऐसे हो जाएंगे हमारे ये वाले क्वेश्चन सॉल्व। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो सॉल्व्ड। ईजी क्वेश्चन है ये। एक और ऐसा क्वेश्चन है, इसमें मुझे दिख रहा है कि पहले 1 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर, मतलब 1 3 5 7 9 ऐसे हमारी सीरीज चलती जा रही है। तो 1 3 5 7 9 तो असली में क्या है, ये है 2n-1 का स्क्वायर। ये है हमारा जनरल टर्म 2n-1 का स्क्वायर। 2n-1 मतलब कोई भी ऑड टर्म जहाँ पे मेरा n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मेरा n 1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 2 × 1 - 1 है, 2 × 2 - 1 3 है, 2 × 3 - 1 5 है, और इनका हम स्क्वायर करते जा रहे हैं। तो ये हमें मिल रहा है हमारा जनरल टर्म। अब अगर मैं समेशन की बात करती हूँ, मतलब समेशन 2n-1 का स्क्वायर, प्लीज़ अवॉइड द कंस्ट्रक्शन नॉइजेस हियर। I know they are annoying. 4n² + 1 - 4n का समेशन ये हो जाएगा 4 × n × n+1 × 2n + 1 अपॉन 6 प्लस 1 का समेशन कितना होगा n, और -4n मतलब -4 टाइम्स n × n+1 अपॉन 2। तो ये है 2, ये है 3, ये है 2, तो ये मुझे मिल गया 2 टाइम्स n n+1 2n+1 प्लस n - n
इंटू एन प्लस वन। अब यहाँ से आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से आप n कॉमन निकाल सकते हैं, इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं और हमें ये वाला क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होके मिल गया। बस हमने क्या चीज़ें यूज़ करी मैं आपको लिख देती हूँ। समेशन n इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस वन बाई टू, समेशन n स्क्वेयर इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स, एंड समेशन n क्यूब इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर या फिर n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। बस ये तीन चीज़ हम अभी तक यूज़ करते जा रहे हैं। इस साइन को जो सिग्मा है इसे कहते हैं समेशन, इसे सिग्मा n भी कह सकते हैं और समेशन n भी कह सकते हैं। बस ये जो इम्पोर्टेंट सीरीज़ हैं ये यूज़ करते हुए हम इतना आगे बढ़ गए हैं और फोर्थ एक्सरसाइज तक पहुंच गए हैं। आई हैव सम मोर क्वेश्चंस फॉर दिस एक्सरसाइज, उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसे मैं प्रॉपर फ्रैक्शंस में लिखूंगी तो मुझे मिलेगा 3/2 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर प्लस 7/2 का स्क्वायर और डॉट डॉट डॉट। मतलब इसकी जनरल टर्म क्या है, 2n प्लस 1/2 का स्क्वायर, मतलब 2n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4। तो समेशन ऑफ an जब मैं करूँगी तो मैं 4 को तो बाहर निकाल दूंगी, 4 तो एक क्या है कांस्टेंट है, उसे हम बाहर निकाल सकते हैं, समेशन ऑफ 2n प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाता है, समेशन ऑफ 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1 अपॉन 4। अब यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में तो मैंने 2n माइनस 1 लिया था, इस क्वेश्चन में मैंने 2n प्लस 1 क्यों लिया, क्योंकि देखो पिछले क्वेश्चन के जो टर्म्स थे वो 1 3 5 7 थे, यहाँ के टर्म्स हैं 3 5 7, मतलब मेरा 1 वाला टर्म हट गया। तो हमें सिर्फ ये नहीं देखना है कि ऑड नंबर्स हैं तो 2n माइनस 1, इवन नंबर्स है तो 2n, हमें ये भी देखना है कि वो कहाँ से चालू हो रही है सीरीज़, कहाँ पे 2n माइनस 1 लेना है, कहाँ पे 2n प्लस 1 लेना है। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ प्रोसीड करती हूँ। समेशन ऑफ 4, मतलब ये एक ब्रैकेट में है तो अब आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ 4n स्क्वायर अपॉन 4, 4 से 4 इधर ही कैंसिल हो सकता है, प्लस समेशन ऑफ 4n अपॉन 4, 4 से 4 इधर ही कैंसिल हो सकता है, प्लस समेशन ऑफ 1 अपॉन 4। ठीक है, अब ये समेशन ऑफ 4n समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ n प्लस समेशन ऑफ 1/4 है। तो अब ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/4 और ये हो जाएगा n/4। बस हर क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन का भी हमारा आंसर यही है, ये हमारा आंसर आ चुका है। अब इसे आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, इसे आप कॉमन लेना चाहते हैं और इसमें टाइम वेस्ट करना चाहते हैं, वो सब आपके ऊपर है। अगर n दिया हो तो n की वैल्यू डाल दीजिए, आंसर मिल जाएगा। n नहीं दिया है तो इसे सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर रिपोर्ट कर दीजिए। ऐसे वाले क्वेश्चंस बस बोर्ड्स में आएंगे ऑफकोर्स, क्योंकि मतलब इस फॉर्मेट, मतलब जैसे जेई एडवांस में या जेई मेंस में तो ऑप्शंस दिए होंगे हमें, तो हम बस यहाँ तक पहुँचने के बाद ऑप्शंस को देख के कुछ चीज़ें समझ सकते हैं और थोड़ा बहुत फिगर आउट कर सकते हैं, मतलब बहुत एंड स्टेप तक हमको जाने की ज़रूरत नहीं है, पर बोर्ड्स में हाँ हमको वो करने की ज़रूरत है। तो बस ये वाला क्वेश्चन भी मैं यहीं पे छोड़ दूंगी। मुझे इधर बस ये वाला फैक्टर हाईलाइट करना था कि इधर मैंने 2n प्लस 1 लिया जबकि इधर मैंने 2n माइनस 1 लिया था, तो दोनों में क्या डिफरेंस था। ठीक है, अब शायद मेरे पास एक लास्ट क्वेश्चन है फॉर द क्लास टुडे। सम ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म इज, अब हमें एक सीरीज नहीं दी, हमें एक टर्म प्लस दूसरा टर्म प्लस तीसरा टर्म डॉट 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 इस फॉर्मेट में लिख के नहीं दिया, हम इस फॉर्मेट से an में जाते थे और हमें डायरेक्टली an दे दिया गया विच इज़ n स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर n प्लस 2n प्लस 2, तो डायरेक्टली हमें an मिल गया। ये तो हमारी मेहनत ही कम करी है उन्होंने, पर ये बात समझ आना कि हमारी मेहनत कम हुई है और अब हमें क्या करना है ये मैं चाहती थी आप लोग समझ जाएं। ओके, सो हियर माई nth टर्म इज n स्क्वायर प्लस 2 की पावर n प्लस 2n प्लस 2, मतलब अगर मुझे सम चाहिए तो मुझे समेशन ऑफ an करना है, मतलब मुझे समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ 2 की पावर n प्लस समेशन ऑफ 2n प्लस समेशन ऑफ 2 करना है। अब समेशन ऑफ n स्क्वायर कितना होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6,
ये तो हम सबको आता है। समेशन ऑफ 2n कितना होगा? अब आप देखो 2n मतलब असली में लिखा क्या है, पहले n को 1 डालो तो 2, n को 2 डालो 2 स्क्वायर, n को 3 डालो 2 क्यूब, तो ये है इस समेशन का एक्सपेंशन। ये जो छोटी सी चीज़ लिखी हुई है उसका एक्सपेंशन असली में ये है। तो ये तो भाई एक सिंपल जीपी है, सिंपल जीपी, ये कोई स्पेशल सीरीज भी नहीं है इंडिविजुअली देखा जाए तो इस सिंपल जीपी का n टर्म्स तक का सम क्या होगा? 2 इंटू 1 माइनस 2 की पावर n अपॉन 1 माइनस 2, ये होगा इसका समेशन। तो इसका समेशन हमने ये लिख दिया। फिर समेशन ऑफ 2n हमने लिख दिया 2 इंटू n प्लस 1 अपॉन 4, सॉरी अपॉन 2 होता है, अपॉन 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और समेशन ऑफ 2 हमने लिख दिया 2n। तो यहाँ से मैं अगर इसे सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो मुझे मिलेगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 की पावर n प्लस n इंटू n प्लस 1 प्लस 2n। तो ये है मेरे इस क्वेश्चन का आंसर। ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें कॉमन निकाल के सिंप्लीफाई करी जा सकती है, और मैं कह रही हूँ कि ये और सिंप्लीफाई होगा, बस मैं अभी आप लोगों के लिए कर नहीं रही हूँ, और मैं अपने आंसर्स को इस ही स्टेप पर छोड़ रही हूँ। तो इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली nth टर्म दिया हुआ था, हमें समेशन करना था, समेशन कैसे वर्क करता है वो हमने समझ लिया। इधर 2 की पावर n जैसी कोई चीज़ दिख जाए तो वो कोई नई चीज़ नहीं है, वो बस एक सिंपल जीपी लिखी हुई है, तो घबराइएगा नहीं। And I expect the practice part to be over by this point. अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में JEE टॉपिक्स पढ़ेंगे प्लस प्रैक्टिस करेंगे। अभी जो आपको संडे को पेपर मिलेगा, जो संडे को टेस्ट पेपर मिलेगा, वो NCERT लेवल तक सीमित होगा, और जो अगले संडे का टेस्ट पेपर होगा वो हमारा JEE लेवल सीक्वेंस एंड सीरीज़ का पेपर होगा। ऑफ कोर्स इसमें NCERT का कंसेप्ट से बट कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे डाले हुए हैं मैंने पेपर में, तो आप पेपर को अटेम्प्ट ज़रूर करिएगा। जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें हम कुछ चेंजेस लाने वाले हैं, तो जो टेस्ट सीरीज़ के फीचर्स हैं उस पर आप पूरा फोकस करके रखिए, और आपके लिए वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हो इस बात का हम ध्यान रख रहे हैं। और उसके बाद ही हम कुछ चेंजेस, कुछ अमेंडमेंट्स कर रहे हैं हमारे टेस्ट सीरीज़ के पैकेज में। एंड stay updated, stay connected, watch the lectures continuously and consistently, and you know all the keys to your success, and you guys are enough to be successful। ठीक है, आपका दिमाग कम नहीं है, आपके पास टाइम कम नहीं है, आपके पास कंसंट्रेशन की कोई कमी नहीं है, ना आपके पास किसी रिसोर्सेज की कमी है। जितनी चीज़ें आपको एक JEE प्रिपरेशन के अच्छा एस्पिरेंट बनने के लिए चाहिए वो सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। सो यू आर इनफ टू गेट सक्सेसफुल, एंड प्लीज़ keep doing the hard work, and good day, take care, peace out।